लोग बैठे हैं, मैं कहूंगा कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, लफ्जों में ऐसी रवानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, लफ्जों में ऐसी रवानी चाहिए, और सारी दुनिया हो सकती है अपनी, बस एक ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, बस एक ऊपर वाले की। तो मैं हास्य कवि और कॉमेडियन हूँ, मिमिक्री तो खैर अपनी जगह है ही। आप लोगों को ठाक और मस्ती मिलेंगे। देखो सर, मैं आपको हंसाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम लोग आज के आदमी की तनाव की इतनी जिंदगी हो गई है कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यूट्यूब पे हंसने की चीजें ढूंढ रहा है, लेकिन उसको वहां भी सही साइड चीज नहीं मिल रही। अगर वो अपने मन को, दिल को खोल ले, निर्मल कर ले और मस्ती से अगर रहे, तो उसको जहां देखो वहां हास्य, ठहाका और मस्ती मिलेगा। मैं अभी मुंबई के मलाड में था, 4 दिन पहले प्रोग्राम करने के लिए गया। नवरात्रि के बाद भी वो लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, मराठी लोग, तो मैं वहां गया। अब वहां देख रहा क्या हूँ सर, माता जी की मूर्ति रखी हुई थी, कालका माता की बढ़िया, और मैं वहां दर्शन कर रहा था। मैंने कहा चलो प्रोग्राम के पहले माँ के दर्शन कर ले। मैं दर्शन कर रहा था, कोई लेडीज में बच्चों को दर्शन करा रही। मैंने कहा देखो यार, बम्बई नगर इतना बड़ा, लेकिन यहाँ भी संस्कार है यार बच्चों में। अब वो दर्शन करा रही, तो वो बच्चा कुछ बोल रहा, तो वो मम्मी उसका मुंह बंद करे, बोले चुप हो जा, चुप हो जा। तो वो फिर मम्मी का हाथ हटाए, फिर कुछ बोले, फिर वो मम्मी उसका मुंह बंद करे, चुप हो जा, चुप हो जा। तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। मैंने कहा मैडम गलत बात है भाई, अपन कॉमेडियन के साथ कभी भी आप लोगों को थोड़ा सा बोलना तो पड़ेगा, चेतना की बात करना पड़ेगी। मैंने कहा मैडम गलत बात है, बच्चों को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तभी तो इसका विकास होगा। है मोदी जी विकास चाह रहे हैं, आप विकास नहीं रोक रही हो। मैंने कहा नहीं गलत बात है। मैंने कहा बोलने दो, छोरा बोलेगा तो इसका विकास होगा। तो भाभी जी क्या बोली, अरे बोला भैया विकास गया भाड़ में, ये तो यूं बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। इतना खतरनाक है बच्चे आपके, मतलब आप यत्र तत्र सब जगह आपको ठहाका मिल जाएगा, पर टटोलने की जरूरत है। हमारे पास में मुकेश भैया रहते हैं, और मैं आपको ऐसी चीजें सुनाऊंगा विशुद्ध हास्य जो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक पे नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, पास में मुकेश भैया रहते हैं, उनकी वाइफ ने भजन संध्या रखी सर 15 दिन पहले। 15-20 महिलाएं बैठ करके भजन कर रही, जन 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 चो, बढ़िया आनंद की, बढ़िया मजा आ रहा। बीच में चाय का ब्रेक हुआ सर, तो एक बच्चा थोड़ा छोटा सा दौड़ करके अपनी माँ की गोद में आया और बोले मम्मी मम्मी एक बात पूछूं। बोले हाँ बेटा पूछ। अब ये सवाल भी कैसे पूछते वो देखो यार, कहीं तो भी पूछ लेंगे बच्चे। 20 औरतें बैठी और उसके बीच में बच्चा क्या पूछ रहा, बोले मम्मी मम्मी। बोला हाँ बेटा। बोले मैं पैदा कैसे हुआ था। अब ये कोई सवाल है यार सर, लेकिन माँ तो माँ होती है साहब, संसार को बना सकती है, तो बच्चों को बनाने में कौन सी बड़ी बात। उन्होंने बोला कि बेटा मैंने क्या किया था, एक डब्बा लिया, डब्बे में मिट्टी भर दी, डब्बा बंद करके रख दिया। थोड़े दिन बाद डब्बा खोला, मिट्टी हटाई, तो उसमें से तू निकला, ऐसा तेरा जन्म हुआ। माँ वापस भजन में लग गई। लेकिन बच्चों की आदत रहती है साहब, इनको कोई भी बात बोलो ना तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ आप जो सोच रहे हो वही हुआ। वो छोरा भी गया घर में, पीछे अटाले में ढूंढ ढांड के डब्बा निकाला, डब्बे में डब्बा खोला, उसके अंदर मिट्टी भरी, डब्बा बंद करके रख दिया। 8 दिन बाद डब्बा खोला, मिट्टी हटाई, तो उसमें से एक मकोड़ा निकला। तो उस मकोड़ा को देख के चिल्लाया, आपकी ताली नहीं रुकेगी, वो मकोड़े को देख के जोर से चिल्लाया, बोला यार इच्छा तो ऐसी हो रही है कि तेरे को यही मसल दूं, पर क्या करूं, तू है तो औलाद मेरी। आप समझ सकते हो, बतरे बड़े गजब के होते हैं। हमारे भाई साहब पढ़ाते हैं, वो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, उन्होंने बच्चे को खड़ा कर दिया। बोले ए बेटा गणित का सवाल पूछना, खड़ा हो जा। बोला हाँ सर। बोला मान ले तेरे पास में 10 लड्डू है। बोला कहाँ है। अरे बोले मान ले। बोले कहाँ है, पहले दियो तो सही। अरे बोले मान ले, गणित में मानना पड़ता है, मान, वैसे मानना पड़ेगा गणित में। हाँ मान लिया। बोले हाँ अब 10 लड्डू में से 2 लड्डू मैंने ले लिए, बता तेरे पास कितने बचे। बोले 20। बोले क्या 10 में से 2 गया, 20 कैसे। बोले क्यों, गणित में तुम्हारी बात मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। उनका दिमाग खराब। नहीं ताली तो रोक के रखो, वो दूसरे को खड़ा करा। बोला तू खड़ा हो रहा है। बोला हाँ। बोला मान ले। बोला हाँ मान ले। उन्होंने सोचा अपन मान लो, नहीं मानेंगे तो मार साहब मार देंगे। उन्होंने कहा हाँ मार साहब। बोले मान ले, विशुद्ध नॉर्मल गाँव की बात। बोले मान ले मुकेश अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, और मुकेश के घर और स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, और मुकेश की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बता मुकेश घर से स्कूल कितनी देर में पहुंच जाएगा। बोला सर वो तो नहीं पहुंचेगा। अरे बोला क्यों नहीं पहुंचेगा। बोला नहीं पहुंचेगा। अरे बोला क्यों नहीं पहुंचेगा, सवाल बना तो पहुंचेगा तो सही। बोला नहीं पहुंचेगा सर। बोले क्यों। अरे बोला सर घर और स्कूल का बीच में अन्ना जी की दूध डेयरी पड़ती है, उनकी छोरी से चक्कर चल रही है, बीच में ही रह जाएगा। इतने खतरनाक बच्चे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते इनका। इतने अद्भुत होते हैं कि कहीं भी हाथ से निकल करके आ जाएगा। मैं तो मेरे मित्र के यहाँ गया भाई साहब, अब बच्चा रो रहा, मस्ती कर रहा, रो रहा। मैंने कहा यार ये इतना रिंग रिंग कर रहा है यार, ये बड़ौद के पास डग की बात, डग है ना आगे, बड़ौद के आगे डग, वहाँ। अब मैं बैठा हुआ और मैंने कहा तिवारी जी बच्चा रो रहा है यार, चलो इसको कहीं घुमा लाए। अब उसका घर भी डग से भी बाहर, वहाँ सब्जी मंडी वगैरह फल फ्रूटी मिल रहे सर, और कुछ भी नहीं। तो नेचुरल चीज बाहर निकले। तो अब चूंकि तिवारी भी एक तो ब्राह्मण और कंजूस भी बट्ठा,
तो बाहर निकले तो मैं वो जीत करे, बोले पापा पापा कुछ दिला दो दिला दो। तो वो केले पे ठेले बिक रहे, तो उसने बच्चे ने अब मिले क्या गाँव में, और बोले ये केला दिला दो। तो उसने बात को टालने के लिए, अरे बोले ये कोई बेटा केला है, ये तो जरा जरा सी केली है, चल आगे दिलाएंगे, चल पापा फटाफट चल। आगे बढ़ गए, आगे एक संतरा वाला संतरा बेच रहा, बोले पापा संतरा दिला। अरे बोले कोई संतरा है, ये तो संतरी, चल आगे दिलाएंगे। आगे फुग्गा वाला फुग्गा बेच रहा है, अरे पापा फुग्गा, अरे बोले कोई फुग्गा है तो फुग्गी चल आगे दिलाएंगे। यूं करके पूरा बाजार पार कर दिया। वो बच्चा दौड़ करके घर पहुंच गया, हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। और वो जैसे घर पहुंचा तो मम्मी ने पूछा, बोला बेटा तू तो आ गया, पापा कहाँ है? अरे बोला मम्मी हो गई, पापा है, पापी है पापी। बच्चों में एक नेचुरलिटी होती है सर, उससे हाथ से कहीं ना कहीं प्रकट होता है। आपको एक बात बताऊं, ये जितना भी आनंद होता है ये रचा बसा होता है ईश्वर के द्वारा। आप जहां जाओगे हाथ से तब मिलेगा जब आपके खुद के पास में मस्ती हो। अभी आप बताओ, जैसे घर में हो आप घर में आपके पास में एक जगदम्बा है, आप उससे जीत नहीं सकते। मेरा ब्याह हुआ नागपुर, शादी हुई मेरी महाराष्ट्र। अब वो आई, शादी वादी हो गई, 10-12 दिन मेरे कुछ फ्रेंड्स जो अब्रॉड में थे, बाहर थे, वो आ नहीं पाए थे। तो वो 4-5 फ्रेंड्स आए ऐसे ही गेट टुगेदर के लिए। अब पार्टी चल रही, चाय वाय हुई, वो मेरे वाइफ के हाथ से चाय का क्रोकरी का जो सेट था वो गिर गया। कब गिर गया सर? अब जैसे गिरा तो मेरे मुंह से एकदम निकल गया। और मैंने कहा तू भी क्या गेली है यार? तो वो उसको समझ में नहीं आया गेली का मतलब क्या। अब अपन तो जानते हैं गेली का मतलब, मेरे मित्र भी जानते हैं, पर वो चुपचाप रहे। उनने कहा इसकी फाइल यही नहीं पड़ जाएगी, तो वो चुपचाप रहे। वाइफ को समझ में नहीं आया। अब मेरे मित्र चले गए, चाय पान हो गए। 3 घंटे बाद शाम को 5 बजे मेरी वाइफ ने पूछा, बोले गेली का मतलब क्या होता है? अब मैंने क्या, अच्छा वाइफ की आदत होती है सर, वो कोई भी बात भूल सकती है, लेकिन हस्बैंड के मुंह से निकली हुई बात को नहीं भूलती है, रबड़ जैसा खींच लेती है। उसने मेरे से पूछा, बोले गेली का मतलब क्या? तो मैंने बात को सेट करा, और मैंने कहा तू मतलब गेली का मतलब तू बहुत सुंदर है, सुशील है, खूबसूरत है, प्यारी है, समझदार है। तो वो मेरे को क्या बोलेगी, फिर तो आप भी बहुत बड़े गेली हो। तालियां बराबर लगे आप लोगों की यार। हाँ, इतने कमाल किए। मैं आपको बताऊं आदरणीय सुरेश सर, मेरी वाइफ, मैं अभी बनारस गया कवि सम्मेलन में, अरुण जेमिनी जी और हम लोग साथ में थे। तो वहाँ पर बनारस में साड़ियाँ बड़ी अच्छी मिलती है। तो मैंने 1000 रुपए की नॉर्मल रेट की एक बढ़िया साड़ी अच्छी मिल गई। तो मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा कि मैंने 250 रुपए की साड़ी बहुत अच्छी खरीदी है, तेरे को पार्सल कर रहा हूँ, देखना। तो मेरे साथ अरुण जेमिनी जी थे, बड़े कवि देश के। तो अरे बोले पंडित ये क्या, लोग तो 250-500 की खरीदते, 2000 की बताते, तो उल्टी गंगा कहाँ बना रहे? अरे मैंने कहा सर मैं क्या बताऊं आपको, मेरी वाइफ है ही ऐसी। बोले कैसी? अरे मैंने कहा मैं कोई भी चीज लेके आता हूँ, 2-5 कितने की आई? मैंने कहा 500 रुपए की लाया। 500 रुपट्टी बिगाड़े, यहाँ सारा में 200 रुपट्टी में मिल जाती ठेले पे। मैं कोई भिंडी लेकर के आऊँ, क्या भाव लेके आए? और 50 रुपए किलो मिल है, ये मारी मिल रही ठेले पे 25 रुपए 30 रुपए में। नहीं मछलंदी मठ भिंडी लिया है, ऐसा बोलती है। तो अब मैं उसको 250 रुपए की बताइए मैंने, अब देखना 1000 की साड़ी 250 बोली, अब देखना मजा आएगा। अब उसको लगेगा कि हाँ चीज खरीदी। 2 दिन बाद वाइफ का कॉल आया, मेरे को जैसे फोन आया तो मैंने कहा हाँ हेलो। बोले कि हाँ साड़ी मिल गई। मैंने कहा कैसी लगी साड़ी? और बोले बहुत जोरदार शानदार। मैंने कहा फिर 250 रुपए में और क्या लेंगी, साड़ी मजा आया कि नहीं? अरे बोला मजा आ गया, सुनो तो सही। मैंने कहा हाँ क्या? बोले वो पास वाली विमला को साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने 500 रुपए में बेच दी। ये मरण होता है आदमी का। अब बताओ आप क्या कर लोगे, कहां से जीतोगे? मेरी वाइफ प्रदीप मिश्रा जी को बहुत सुनती है। हमारा दलाल बाग में कवि सम्मेलन वो कथा हुई, अब सुनने के लिए गई। देखना शिल्पकार भाइयों, विशुद्ध ऐसी चीज है जो हमको आनंद जत्र तत्र कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वो अब वो गई कथा सुनने के लिए, उधर से आई तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा कैसी लगी कथा, कैसा रहा? बोले खूब मजा आया, आनंद। मैंने कहा प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में क्या सुनाया, क्या ज्ञान क्या प्राप्त हुआ तेरे को? अरे बोले क्या भयंकर भीड़, 10,000 पब्लिक, यहाँ से वहां तक ने ढोल नगाड़े बज रहे। हाँ वो तो ठीक है, पर तेरे को कथा में क्या समझ में आया? अरे बोले आपको मालूम नहीं, ट्रैक्टर पे लोग चढ़ करके आ रहे, भयंकर भीड़ हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे, धुआं। अरे मैंने कहा वो ठीक है, तेरे को कथा में क्या समझ में आया? अरे बोले आपको मालूम नहीं, पंगत परोस रहे लोग, 5000 लोग तो परोसगारी चल रहे, सब्जी पूरी। अरे मैंने कहा वो सब तो ठीक है, तेरे को कथा में क्या समझ में आया? तो वो क्या बोली, आपकी ताली नहीं रुकेगी। मेरे को क्या बोली? अरे बोले इतनी भीड़ भड़क में कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप बताओ, ये चीज होती है। और आपको बताऊं, अभी आदरणीय सुरेश सर ने मेरे को जैसे ही देखा, अरे बोले कि तो कहाँ कॉमेडियन? तो बोले कि ये बैठा हुआ। अरे बोले तुम तो शुरू होते ही खत्म हो गए। बोला यार
मेरे को ये टिप्पणी करी इन्होंने, बोले तुम तो शुरू होते ही खत्म हो गए। मैंने कहा सर क्या करूं, भगवान ने बनाए है ऐसा चीज। अभी तो ठीक है, ये अल्ट्राटेक सीमेंट है, मैं देश भर में जाता हूँ प्रोग्राम्स के लिए, सीमेंट कंपनीज के और प्रोग्राम्स में। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि इन्होंने आदरणीय सुरेश सर ने और ये मयूर भाई साहब ने इन्होंने माइक ये हाथ में दे दिया मेरे को, बहुत अच्छा। नहीं तो अभी उज्जैन में कवि सम्मेलन में उलझ गया मैं, वहाँ फ्रीगंज चौक पर कवि सम्मेलन हुआ नवरात्रि में। अब वहाँ माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई साहब, और वो ऊपर नीचे नहीं हो माइक का स्टैंड, बड़ा छोटा नहीं हो, लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट। वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। हाँ जुगाड़ देखो आप, खाली आप शिल्पकार भाई थोड़ी जुगाड़ू हो, हमारे माइक वाले भी जुगाड़ू है। तो जैसे कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता, और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी, मैंने कहा क्या है, बोले काम करो माइक के नीचे से ही हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। बताओ आप इतने, और क्योंकि लोग मजे ले लेते हैं। ये 4 फुट की संरचना उस ईश्वर ने ऐसी दे रखी है मेरे को कि हर कोई मजे ले लेता। अभी मैं प्रोग्राम करने के लिए गया, वाह भाई वाह, एक आता है शेमारू टीवी पे शैलेश लोढ़ा जी का, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है पोइट्री का। तो मैं वहाँ पे एपिसोड करने के लिए गया, 4-5 एपिसोड मेरे भी हुए। मैं वहाँ गया तो फोटोग्राफर ने मजे ले लिया, अच्छा हुआ यहाँ नहीं रखे आपने, पाप कटा, क्योंकि फोटोग्राफर बड़े बेकार रहते हैं। मेरा ब्याह हुआ तो वो वाइफ के फोटो लिए और मेरे दोनों के 15-20 फोटो ले लिए। उसके बाद मेरे को प्लास्टिक की कुर्सी में बैठा दिया, और फिर मेरी वाइफ को बोले भाभी जी ऐसा कर लो, भाभी जी ये ऐसा कर लो, भाभी जी ये ऐसा कर लो। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, बोले 1 मिनट भाई साहब, मैं भाभी जी को सेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तू इसको सेट कर रहा है तो मैं इसको तेरे को भेंट करूंगा क्या। तो मैं बता रहा था वाह भाई वाह, मैं गया सर, तो वहाँ फोटोग्राफर ने मजे ले लिए मेरे। हम लोग 3 कवि थे, पहले एक कवि खड़े हुए उनके फोटो लिए 15-20 फोटो, देखना है हाइट के कैसे, मतलब लोग हल्के में लेते हैं। पहले उसके फोटो लिए कवि के 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से, फिर वो कवित्री खड़ी हुई मुमताज जी, उनके फोटो लिए 15-20 एंगल से अलग अलग फोटो। जैसे मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया, बात खत्म। मैं बैठने लगा सीधा प्राणी में, मैं बैठने लगा तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, फोटोग्राफर ने उससे बोला, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे बोला, अरे बोले ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार, अरे बोले छोड़ यार, अरे ले ले इनके भी 15-20 फोटो ले ले यार, अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार, अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काय को करो। बताओ आप, इतने हल्के में ले लेते हैं। मैं तो एक प्रोग्राम करने के लिए गया सर, हम 4 कवि और साथ में कवित्री मतलब लेडीज कवि। हाँ बताऊं, जिन लोगों को नहीं मालूम तो वो समझते होंगे, जिनको कवि सम्मेलन कभी नहीं सुना है तो उनको लगता होगा कवित्री क्या यार, कोई कबूतरी वबूतरी तो नहीं साथ में ले जाते हैं, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मैं उनको, वो मैडम भी हमारे साथ में थी। जैसे हम ग्वालियर पहुंचे सर, आयोजकों ने स्वागत किया, आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू करे को 5 मिनट भी नहीं हुए सुरेश सर, हमको बातचीत शुरू करे को होटल के रिसेप्शन हॉल में बातचीत शुरू करे को 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी मैडम, उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी थे, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुन रहे यार, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया, अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों, अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, बोलो तो सही। अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, ये भी कविता वविता सुनाता है क्या। मतलब इतने हल्के में लेते हैं लोग। मैं तो अभी सवारी देखने के लिए गया महाकाल, देखना आप उस विडम्बना, उस ईश्वर ने ऐसा संरचना करी। मैं महाकाल बाबा की सवारी देखने गया अभी श्रावण में, वो सोलंकी जी वगैरह कहाँ गए, मयूर सोलंकी जी वगैरह। हाँ मैंने उनको बोला था कि यार मैं जब सुनाऊं तो 4-6 फोटो मेरे ले लेना अच्छे सामने से, क्योंकि भाई भरोसा नहीं करती वाइफ, क्योंकि उसको लेता है ये इधर उधर घूमता रहता है, रोता फिरता है, और उसको डाउट ये लगता है कि ये चिकना तो है, चालू भी नहीं हो। हाँ नहीं तो कई बार जो चिकनी चीज होती है चालू भी होती है, तो वो डाउट करती है। तो मैं महाकाल बाबा की सवारी देखना तो विशुद्ध हाथ से जो नेचुरल कैसा, मैं गया सवारी दर्शन करने के लिए। तो मैं मेरी 5 साल की गुड़िया है उसको भी लेके गया, हाँ मेरी खुद की। तो भरोसा तो करो आप, वो अलग बात है कि 2 महीने तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ। तो मैं उसको, मेरी गुड़िया को, बालिका को लेके गया, उसको मैंने गोद में उठा रखा। सर महाकाल बाबा की सवारी निकल रही, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़ हो रही, अटाटूट भीड़। मैंने उसको गोद में उठा रखा। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दर्शन करो। अब मेरे को खुद को दिख नहीं रहा, तो मैं जब धक्का दे, अब मेरे को लगा नहीं दिख रहा है, दर्शन हो रहा है, तो धक्का देके घुसो यार पंडित। तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा, तो आगे एक दादा खड़े हुए बुजुर्ग कुर्ते पजामे में, बिल्कुल आपके जैसे, तो वो उम्र में काफी थे। तो उनने मेरे को जोर से चिल्लाया, बोले ए बेटा यहाँ कहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्चे को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ओ दादा ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो अब उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, आपकी ताली नहीं रुकेगी। मेरे को, मैंने बोला, मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छुरी को लेके बोले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल।
इतने कमाल के लोग हैं साहब। लेकिन साहब ये महफिल इतनी अच्छी सजी हुई है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। मैं मुंबई, कर्नाटक में कहीं भी, कलकत्ता वगैरह, ईश्वर सरस्वती घुमाती है, हम लोग प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जो आदरणीय शर्मा सर, जो आनंद आता है, जो इस प्रकार के जो मध्यम वर्गीय परिवार और जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, और विशेष करके जो गांव होता है, गांव में जब आप इस प्रकार की बातें सुनाते हैं तो जो आनंद हमें भी सुनाने में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता सर। क्यों? क्योंकि शहरों में धन कविताएं सुनता है, धन कॉमेडी सुनता है, और गांव में लोगों का मन कविताएं सुनता है साहब, यहाँ मन से सुनी जाती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नाकाबिल अब यहाँ देखो सर उठाते हैं। चाहे आपको कॉमेडी रोहित झन्नाट की इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन ये 4 पंक्तियां आप लोग हमेशा याद रखेंगे। मैं आगर मालवा और आप लोगों की शिद्दत को प्रणाम करते हुए आपके अंदर जो सादगी वाला जीवन है ना, वो शिल्पकार के सादगी वाले जीवन को ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि नाकाबिल अब यहाँ देखो सर उठाते हैं, काबिल महफिलों में दरी चादरें बिछाते हैं, और तेरे शहर में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता। अब अपने गांव पे अगर गुमार हो तो फिर तालियां आपकी उठे अपने गांव के सम्मान में कि नाकाबिल अब यहाँ देखो सर उठाते हैं, काबिल महफिलों में दरी चादरें बिछाते हैं, और तेरे शहर में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता। मेरे गाँव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं, मेरे गाँव में तो छप्पर भी। तो ये सादगी वाला जीवन है, आनंद वाला जीवन है। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और सुना करके आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लूंगा। मैं फिर से आपके पास आ ही रहा हूँ, तब तक आपको कुछ ना कुछ और। शिवम भाई जो हाँ इतनी शानदार एंकरिंग कर रहे हैं यार, बहुत लाजवाब एंकरिंग। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां शिवम भाई के लिए बजाए, जो भोपाल से हमारे बीच में आए हैं और बहुत नंबर 1 एंकर हैं MP के। तो आप लोग तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं सर, आप लोग तालियां भी बजा रहे हैं, गणमान्य लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं सोफे पे, तो आप लोग भी ये तालियां बजा रहे हैं। हमारे वहाँ भोपाल में अग्रसेन चौक पे प्रोग्राम हुआ 4 साल पहले, अग्रसेन चौक पे। वहाँ सारंग जी ने, जो मंत्री जी, उन्होंने कार्यक्रम कराया। अब सर सत्य घटना, सामने एक सेठ जी बैठे हुए, वो ताली नहीं बजाए, घूर घूर के देखे, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा यार। उनका ये आदमी को नहीं ताली बजा रहा है यार। उनका नौकर बैठा हुआ, वो नौकर भी तालियां पीट रहा, लेकिन वो सुमड़े जैसा देखे तो मेरे को प्राण निकला। इनका क्या आदमी है यार, ये ताली क्यों नहीं बजा रहा? नहीं हंसा चलेगा, ताली तो बजा मेरा बाप, पर नहीं बजे। मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ सर, स्टेज से उतर के सारंग साहब वगैरह सबसे मिला, मंत्री जी से, CM साहब से, और फिर मैंने उनसे बोला धीरे से, मतलब क्यों सेठ जी आपका नौकर भी ताली बजा रहे, आप क्यों नहीं ताली बजा रहे हो यार, क्यों नहीं हंस रहे हो? तो उन्होंने जो कारण बताया वो सुनना आप, और आनंद आए, ठहाका लगे तो फिर तालियों से विदा करना। वो मेरे को बोले ताली नहीं बजाने का क्या कारण, कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हाँ, इसके लिए भी रख रखे। सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है रोहित जी, और यहाँ पर पूरी की पूरी पब्लिक